गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। बेटा कल हमने इंडिया एंड द वर्ल्ड जो टॉपिक है वो अच्छे से रेट किया था, इसको समझा था। शायद आपको भी समझ आ गया होगा कि भारत का जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है एशिया के अंदर वो सेंट्रल है और इसकी जो एक्सपेंशन है वो साउथ वार्ड है, जिसकी वजह से हमें एक लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिलती है। और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन का क्या बेनिफिट है कि यहाँ नेचुरल हार्बर्स हैं, तो हम सी रूट से भी और लैंड रूट से भी जो वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं। हमारा जो ट्रेड रिलेशन है उसके साथ साथ जो हमारा आइडियाज़ हैं, कमोडिटीज़ हैं, वो भी एशियन पीरियड से एक्सचेंज होते आ रहे हैं। तो आप सबको ये समझ आ गया होगा चैप्टर। नेक्स्ट जो टॉपिक है पेज नंबर 4 पर, सब बच्चे पेज नंबर 4 ओपन कर लें। इसमें टॉपिक जो है हम इंडियाज़ नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटे नेबर्स उसे ही बोलते हैं जो शेयर करते हैं, कॉमन चीज़ें शेयर करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इसके नेबर्स वो होंगे जो बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। India occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 7 union territories. इंडिया जो है साउथ एशिया के अंदर उसकी जो पोजीशन है बिल्कुल सेंटर के अंदर है और वो स्ट्रेटजिक है। स्ट्रेटजिक मीन्स इस पोजीशन का हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हमें अगर सी रूट में देखें तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन होने की वजह से आपको मैंने बताया था कि इसकी कोस्ट लाइन कितनी है, नियर अबाउट 7516 आपने लर्न किया होगा। तो इस लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन का बेनिफिट है कि हम जो मैरीटाइम ट्रेड है उसको हमने डेवलप किया हुआ है। इसी तरह इंडिया जो है इसका जो टोटल एरिया है उसको 28 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। लास्ट ईयर 2 और यूनियन टेरिटरीज़ बन गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी जोड़ दिया गया था। और अभी फ़िलहाल जो दमन दीव है या दादरा और नगर हवेली है, ये बिल्कुल गुजरात में आप देखोगे तो बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं। तो ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इनको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, यानी कि 7 से ये 9 हुई थी और उसमें एक कम कर दिया। तो हमारे पास अब कितनी टोटल यूनियन टेरिटरीज़ हैं? 8। इसको हम मैप के अंदर अच्छे से समझेंगे। इसमें देखो फाइंड आउट है, ये मैंने कल आपको एक्सरसाइज के लिए दिया था कि आप इसको चैप्टर के अंदर देख सकते हो। जो मैप है उसमें से फाइंड कर सकते हो। शायद आपने सॉल्व भी कर लिए होंगे, फिर भी एक क्विक रिवीजन करते हैं हम इसकी। फर्स्ट क्वेश्चन था द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। हम इसको मैप के थ्रू समझते हैं, हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, अंडरस्टैंड करेंगे हम और प्रॉब्लम नहीं होगी हमें इसको लर्न करने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या रीड किया है, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। अब इसमें हम वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट, बेटा ये जो एरिया है, कोस्ट क्या होता है? वो एरिया जो सी के पास होता है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है? यूनियन टेरिटरीज। तो आप वेस्ट साइड में देखेंगे कि जो वेस्टर्न हमारी यूनियन टेरिटरीज़ है वो क्या है, यहाँ पर देख रहे हो आप, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती, यानी कि इनका एक सेंट्रल पॉइंट बनाया गया है हर एक यूनियन टेरिटरी का, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं। तो लक्षद्वीप का जितना भी वर्क है वो कहाँ होता है? कवरत्ती में। इसी तरह यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि गुजरात के अंदर छोटे छोटे डॉट्स हैं। ये डॉट्स जैसे ये देख रहे हो आप, यहाँ पर ये क्या है? दमन एंड दीव। और इसी तरह बॉम्बे के पास है
दादरा और नगर हवेली। तो वेस्टर्न कोस्ट पे हमारे पास 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। फर्स्ट है लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। इसी तरह ईस्टर्न कोस्ट, ये हमारी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, और ये डायरेक्शन है वेस्ट। अब ईस्टर्न कोस्ट में देखेंगे हम, ये जो आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, ये लैंड एरिया है बे ऑफ बंगाल के अंदर। इस लैंड एरिया का नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये एक यूनियन टेरिटरी है। इसी तरह चेन्नई के पास यहाँ पर पुदुचेरी है, पुदुचेरी। तो ये 2 यूनियन टेरिटरी है हमारे पास इधर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। इसी तरह पुदुचेरी जो है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है पुदुचेरी में ही होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। स्मॉलेस्ट स्टेट देखें तो ये गोवा है, यहाँ पर गोवा, और लार्जेस्ट स्टेट में आ जाता है हमारा राजस्थान। पहले यूपी था, यहाँ पर ये इतना बड़ा एरिया था, लेकिन इसमें से जो उत्तराखंड है एक अलग सेपरेट स्टेट हो गया, तो जिसकी वजह से इसका एरिया कम हो गया। और अब जो है एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है हमारे पास राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। जो कोस्ट की साइड में है और वो कोई भी स्टेट जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता, चाहे हम वेस्टर्न साइड में देखें चाहे ईस्टर्न साइड में। तो यहाँ पर गुजरात को छोड़ देंगे, क्योंकि गुजरात जो है वो यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। क्लियर। अब हम कोस्ट साइड में देखें तो यहाँ आ जाता है महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक। इधर ईस्ट साइड में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और उससे ऊपर क्या आ जाता है, तेलंगाना। उड़ीसा को हम यहाँ नहीं शो करेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा जो एरिया है वो यहाँ बांग्लादेश के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, शायद उड़ीसा भी आ जाएगा यहाँ से। एमपी आ गया, एमपी के साथ कोई कोस्ट लाइन नहीं है, इसलिए इसको नहीं हम कंसीडर करेंगे। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो स्टेट किसी के साथ भी बॉर्डर शेयर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विथ पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। इसको भी हम मैप के थ्रू ही समझेंगे। जैसे ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ऊपर चाइना है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं वो पाकिस्तान है। देखो जम्मू कश्मीर, पंजाब ये शेयर कर रही हैं बॉर्डर अपना। हिमाचल प्रदेश नहीं आता है मैप के अंदर। अगर हम फिज़िकल मैप में, बाउंड्री वाले मैप में देखेंगे तो हमें इजीली फाइंड हो जाएगा। हरियाणा भी शेयर नहीं करता है बॉर्डर, राजस्थान और गुजरात। इसी तरह नेपाल के साथ आप फाइंड कर सकते हो, चाइना के साथ कर सकते हो। चाइना में देखो सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश, ये वाला एरिया ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर से जम्मू कश्मीर का एरिया है। इसी तरह म्यांमार है, म्यांमार के साथ जितनी ये ईस्टर्न स्टेट्स है अरुणाचल प्रदेश से लेकर, ये सब बॉर्डर शेयर करती हैं। इसी तरह बांग्लादेश है, ये सारा जो है इधर से वेस्ट बंगाल है, बिहार है, ये बॉर्डर शेयर करते हैं। असम है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक के ऊपर। इंडियाज शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो जो पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान,
ये हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अफ़गानिस्तान को भी देखेंगे तो नियर अबाउट 80 किलोमीटर एरिया जो है वो बॉर्डर शेयर करता है हमारे साथ। इसी तरह चाइना है बिल्कुल नॉर्थ में, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश जो है ईस्ट साइड में। आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज़। सी के अंदर हम देखें तो यहाँ पर लक्षद्वीप के नीचे मालदीव है, वो भी एक आइलैंड है। श्रीलंका को अगर देखो चारों ओर पानी है, तो आइलैंड वो पार्ट होता है जिसके चारों ओर सराउंडिंग में वाटर हो और सेंटर में लैंड मास हो, तो श्रीलंका भी एक आइलैंड है। तो ये दोनों जो है क्या है, सी के अंदर हैं, हमारे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। डू यू नो में देखें, बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। ये ब्रिटिश पीरियड की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश पीरियड के टाइम स्टेट्स जो हैं 2 टाइप्स की होती थी। ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम था जिसमें प्रिंसली स्टेट्स रहती थी, और प्रिंसली स्टेट्स क्या होती हैं, जो लोकल रूलर्स थे उनके अंडर एरिया जो था वो प्रिंसली एरिया या प्रिंसली स्टेट्स कहलाती थी। और प्रोविंसेस जो होती थी उनके ऊपर किनका कंट्रोल होता था, ब्रिटिशर्स का। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसराय। वाइसराय जो है सबसे सुपर पावर होती थी, हेड होता था, और उसके अंडर जो थे 3 हमारी जो है प्रोविंसेस थी, जिसमें 3 गवर्नर जनरल्स एट अ टाइम वर्क करते थे, और उनके ऊपर एक होता था वाइसराय। Princely states were ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in return for local autonomy। तो जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे, राजा थे, उनके पास बहुत स्मॉल एरिया था जिनके ऊपर वो रूल करते थे, लेकिन वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलते थे। नेक्स्ट पेज पर देखें, श्रीलंका एंड मालदीव जो हैं ये हमारे नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज़ हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक लिंक रोड बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। इसका नेम है पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है बेटा, एक नैरो पासेज होता है। देखो पास होने के लिए एक नैरो वे है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग 2 सीज और 2 लैंड मास। ये 2 लैंड मास हैं, आप देख सकते हो इसमें। ये जो एरिया है ये पाक स्ट्रेट है, और एक लैंड मास ये हो गया, और एक लैंड मास ये इंडिया का हो गया, और इसके बीच में वाटर बॉडी है। एक ऐसी वाटर बॉडी जो 2 लैंड एरियाज़ को सेपरेट करती है, और उस पासेज को क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट। तो यहाँ पर हम एरो खींच के क्या लिख सकते हैं, पाक स्ट्रेट। और इसी तरह ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ क्या होता है, जो वाटर है वो इनलैंड यानी इंटीरियर पार्ट तक गया होता है, ये अंदर तक गया हुआ है वाटर, और ये जो पार्ट बनता है इसको नाम दे दिया गया है गल्फ ऑफ मन्नार। इसी तरह देखो लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव आइलैंड है। ये हमारे क्या है, दोनों मालदीव और श्रीलंका जो हैं आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जिनका जो कनेक्शन है हमारे इंडिया के साथ है। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग geographical and historical link with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. अगर हम बात करें कि इंडिया जो है इसका
बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक जो है इसमें देखेंगे हम, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट बोला गया है बेटा। ये देखो सेंट्रल पोजीशन है इंडिया की। और ये सब कॉन्टिनेंट क्यों है? क्योंकि 3 साइड जो सी है ये हमें एक स्ट्रेटजिक पोजीशन देता है और हमारी जो है प्रोटेक्शन भी करता है। नॉर्थ में क्या है? हिमालय माउंटेन, यहाँ से भी कोई एंट्री नहीं कर सकता, यहाँ से भी कोई एंट्री तीनों साइड से नहीं कर सकता। अगर एंट्री कर सकता है तो पाकिस्तान वाली साइड से ही जो इन्वेडर्स थे एशियन पीरियड से ही पढ़ते आ रहे हैं हम, यहाँ से एंट्री करते थे और इंडिया के अंदर जो है वो लूट मार करते थे। यानी कि और ईस्ट साइड में क्या है? बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर्ड है। इसलिए जो भारत की ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, तो हमारी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक आप लोगों को चैप्टर बेटे समझ आ गया होगा। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर को आपने अच्छे से दोबारा रीड करना है जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, और इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर नहीं समझ आता तो आपकी जो डाउट क्लासेस लगेंगी उसमें आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।